सन्यासी एकेडमी में आप लोगों को हिंदी का पठन पाठन आज हम कराएंगे। हिंदी व्याकरण में आप लोगों को हिंदी में जो पेट का सिलेबस है उसके बारे में विस्तृत जानकारी आज हम कराएंगे आप लोगों को। पेट का सिलेबस जो होता है, पेट का जो सिलेबस है हिंदी का 10 वर्गों में विभाजित किया गया है उसको। पहला संधि है, दूसरा विलोम या विलोम, तीसरा पर्यायवाची, ये पेट का सिलेबस ही करा रहे हैं। पहले पेट का सिलेबस आप लोग जान लीजिए, हिंदी में आप लोग को क्या क्या पढ़ना है। देखिए संधि है, विलोम है, पर्यायवाची है, वाक्यों के लिए एक शब्द, वाक्यों के लिए एक शब्द, उसके बाद लिंग है, लिंग, उसके बाद भिन्नार्थ शब्द है, भिन्नार्थ शब्द के बाद उसके बाद आता है मुहावरे या लोकोक्ति, मुहावरा। उसके बाद मुहावरे के बाद सामान्य अशुद्धियां, समान अशुद्धियों के बाद क्या है सिलेबस में, लेखक एवं रचनाकार, लेखक व रचनाकार। उसके बाद 10वां नंबर जो है गद्यांश है, गद्यांश में गद्य भी है, पद्य भी है, कुछ भी आ सकता है। अब देखिए ये संधि, विलोम, पर्यायवाची वाक्यों के लिए एक शब्द, लिंग, भिन्नार्थ शब्द, मुहावरा, समान अशुद्धि और लेखक और रचनाकार, इतना सिर्फ 5 नंबर का है, 5 नंबर। जो ये सेक्शन है गद्यांश, अपठित गद्यांश जो है ये 10 नंबर का आएगा। तो विशेष फोकस अपठित गद्यांश में हम लोगों का होगा। पहले ये तो व्याकरण की जो सारी चीजें हैं इससे आपको रूबरू तो हम करा ही देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। संधि क्या होता है, विलोम क्या होता है, पर्यायवाची क्या होता है, वाक्यों के लिए एक शब्द क्या होता है, इन सारे के विषय में, लिंग के भिन्नार्थ शब्दों में, मुहावरा, समान अशुद्धियों, लेखक और रचनाकार, सारे के बारे में विस्तृत चर्चा हम आपसे करेंगे। आप सन्यासी एकेडमी को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और पार्थ पांडे, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। सचिन, गुड इवनिंग सर। सचिन पांडे, प्रीतिरा, गुड इवनिंग सर। ऑल ऑफ गुड इवनिंग सभी बच्चों। आइए अब आप लोग को संधि, पहले सारे टॉपिक का इंट्रो करा देते हैं आप लोगों को। इंट्रो में संधि क्या होता है, सबसे पहले ये होता है, देखिए अभी इस पर विस्तृत चर्चा आगे की क्लासों में होगी, अभी रेंडमली जो चर्चा करनी है वो हम लोग कर देते हैं। संधि क्या होता है, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संधि का मतलब होता है मेल।
एक मिनट, इसको हटा देते हैं। एक एक करके सारे को बताते चलेंगे, उसके बाद आपको बताते हैं। देखिए, संधि। संधि संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, संयोग, समझौता। संधि किसे कहते हैं, बात ये भी आती है। जब संधि किसे कहते हैं, निकटतम ध्वनि या वर्णों के मेल को, निकटतम ध्वनि या वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जैसे हिम प्लस आलय, हिमालय। देखिए, इंट्रोडक्शन क्लास है ना, तो इससे ज्यादा हम आपको आगे आगे वाली क्लास में जब संधि की क्लास पढ़ाएंगे पूरा डिटेल में बताएंगे। अभी जो दसों टॉपिक दिए गए हैं पेट के लिए, इन सारे विषयों को रफली हम लोग एक बार सिलेबस के बारे में क्या है सारी चीजों को एक रफली इंट्रो करते हैं। इंट्रो मतलब उसका परिचय देते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। दूसरा हमने लिखा था हिमालय का मतलब ये होता है हिमालय संधि होता है। संधि के अंतर्गत भी तीन होते हैं, स्वर संधि, विसर्ग, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो इन सभी की चर्चा आगे की क्लास में होगी। अब विलोम, विलोम का क्या मतलब होता है, दूसरा टॉपिक जो है आप लोग के समझ, विलोम। विलोम विलोम का मतलब है, विलोम का मतलब होता है उल्टा या विपरीत। विपरीत विलोम का क्या मतलब होता है, उल्टा या विपरीत। जैसे जागना, जागना, जागना का उल्टा क्या होगा, सोना। ऐसे, और तीसरा पर्यायवाची, उल्टा ही लिखना है, इसमें कोई विशेष तीर नहीं है कुछ। आइए, और तीसरा है पर्यायवाची, पर्यायवाची। इसके बारे में आपको हम कुछ बताते हैं। पर्यायवाची सर्वप्रथम संस्कृत का तत्सम रूप है। पर्यायवाची जो है संस्कृत का तत्सम रूप है, जो हिंदी में ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। पर्यायवाची शब्दों के, पर्यायवाची क्या होता है, पर्यायवाची का तीन परिभाषा आपके समक्ष हम बताएंगे। पर्यायवाची का तीन परिभाषा आप लोग के समक्ष हम बताएंगे। पहला क्या होता है पर्यायवाची, पर्यायवाची मतलब शब्दों पर्यायवाची, हाँ एक मिनट, संस्कृत के तत्सम से लिया गया। हिंदी में इसका प्रयोग हूबहू ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है हिंदी में। संस्कृत का पर्यायवाची, पर्यायवाची में समान अर्थ, समान अर्थों का प्रयोग, समान अर्थों का प्रयोग पर्यायवाची कहलाता है। पर्यायवाची कहलाता है, पर्यायवाची या समानार्थी। समानार्थी, ठीक है। सिनोनिम इसकी इंग्लिश होती है। सिनोनिम, पर्यायवाची की सिनोनिम होती है। शब्दों में अनेक रूप होते हैं, इसका अर्थ के मामले में शब्दों में अनेक रूप, शब्दों में अनेक रूप। और ये हो गया पहला डिफिनेशन।
ये हो गया दूसरा डिफिनेशन, ठीक है। ये तो मान लीजिए भूमिका हो गई। उसके बाद भी आ जाइए तीसरा, प्रति, प्रति शब्द, प्रति शब्द मतलब प्रत्येक शब्द, एक 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 अर्थ के लिए कई शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे बालिका, बालिका के लिए या कन्या के लिए, कन्या के लिए कितने शब्दों का प्रयोग करेंगे आप? जैसे कन्या हुआ, कन्या के लिए कन्या, कन्या के पर्यायवाची के लिए क्या कहेंगे? बालिका, 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 तनया, बाला, वाला, उसके बाद बाला, बेटी, दुहिता, ऐसे पर्यायवाची का मतलब होता है किसी एक शब्द का समानार्थी, समानार्थी। ये सारे लोग का मतलब कन्या ही होता है, ठीक है। यहाँ तक बात। दुहिता, किशोरी भी कह सकते हैं, किशोरी, ठीक है। और अब आ गया आपका, एक मिनट, अब आगे के क्रम में लिंग है। लिंग के बारे में बताते हैं आपको। लिंग क्या होता है? लिंग, लिंग का मतलब होता है प्रतीक, लिंग का मतलब होता है प्रतीक, प्रतीक। लिंग का क्या मतलब होता है? लिंग का मतलब प्रतीक या चिन्ह, लिंग का प्रतीक या चिन्ह। एक मिनट, लिंग का अर्थ है चिन्ह से, ठीक है, चिन्ह। लिंग का अर्थ क्या होता है? यह संस्कृत भाषा का शब्द है, यह संस्कृत भाषा का शब्द, ये भी संस्कृत भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है चिन्ह, ठीक है। चिन्ह शब्द की जाती है, मतलब शब्द, इसका अर्थ यही होता है चिन्ह। हिंदी व्याकरण में लिंग कैसे डिफाइन करेंगे? हिंदी व्याकरण में संज्ञा जिस रूप में, हिंदी व्याकरण में संज्ञा जिस रूप में नाम व्यक्ति का बोध कराती हो, वस्तु का बोध कराती हो, उन सारे को, इन सभी को लिंग कहते हैं। लिंग में जैसे लिंग के तीन भेद होते हैं, लिंग के तीन भेद होते हैं, संस्कृत में तीन भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक, ठीक है, नपुंसक, ये सब लिंग के भेद हैं, ठीक। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। अब लिंग में ही जैसे इसके कई वर्गों में, जैसे बकरा, बकरा का लिंग में परिवर्तन करेंगे, बकरी हो जाएगा। मामा का मामी हो जाएगा। चाचा का चाची हो जाएगा, ठीक है, सब लिंग। भिन्नार्थ क्या होते हैं? भिन्नार्थ अर्थ जो ये वाक्यों के लिए एक शब्द, वाक्यों के लिए एक शब्द, उसमें क्या होता है, वर्ण या मात्रा, वर्ण और मात्रा में थोड़ा सा परिवर्तन करने पर, वर्ण या मात्रा में थोड़ा सा परिवर्तन करने पर वर्ण या मात्रा में थोड़ा सा परिवर्तन करने पर वर्ण
या मात्रा में थोड़ा सा परिवर्तन करने पर उसका अर्थ बदल जाता है। ठीक है, जैसे अगम, जैसे के लिए अगम, आगम। ठीक है, अगम क्या होता है? जहां पहुंचा नहीं जा सके, जहां पहुंचा नहीं जा सके, जहां पहुंचा न जा सके। ठीक है, आगम शास्त्र होता है। ठीक, जहां पहुंचा न जा आगम शास्त्र होता है। उसके बाद आता है हम लोग का मुहावरा। उसके बाद मुहावरा, मुहावरा के बारे में जान लीजिए। मुहावरा क्या होता है? मुहावरा, मुहावरा। ठीक है, मुहावरा, मुहावरा में देखिए इसका विशेष मतलब, मुहावरा का मतलब होता है कि बातें तो कही जाती है लेकिन प्रत्यक्ष न करके उसका इनडायरेक्ट मतलब वही होता है। कोई चीज कहने का मतलब ये होता है मुहावरा। मुहावरा मतलब सामान्य सा मतलब होता है वो बातचीत, बातचीत, अभ्यास भी कह सकते हैं, अभ्यास। ठीक है, बातचीत या अभ्यास, मुहावरे। अच्छा, विन्यास में एक मान लीजिए, चलिए इसको बता देते हैं, विन्यास के बाद में बता देते हैं, उसमें थोड़ी सी दिक्कत है। अच्छा, बातचीत अभ्यास हो गया। मुहावरे का ऐसे ही प्रयोग करते हैं। बातचीत मतलब मानव जाति के अनुभव विलक्षण समता मूलक कोष को माना जाता है मुहावरा। ठीक है, जैसे अरब में, अरब से अगर उत्पत्ति के रूप में देखा जाए तो अरब से मुहावर, मुहावर आया। हिंदी में इसका प्रयोग, हिंदी में प्रयोग इसका मुहावरा हुआ, मुहावरा। उर्दू में इसका प्रयोग, उर्दू में इसका प्रयोग मुहाविर हो गया, मुहाविर हो गया। ठीक है, हिंदी में इसका प्रयोग मुहाविरा हो गया। ठीक है, तो उसके बाद देखिए समान अशुद्धियां, अशुद्धियों में भी देख लीजिए अशुद्धियां क्या है। अशुद्धियां, अशुद्धियां जैसे उज्जवल हुआ, कवित्री हुआ, ऐसे ये सारे जैसे वाक्य होते हैं अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इनके बारे में आप पहले से ही पढ़ते आए होंगे। वाक्य निर्माण सारा चीज वर्ण, तो ये तो गलती होनी नहीं चाहिए कि अशुद्धियां हो जाए शब्दों को लिखने में, लेकिन फिर भी आप लोगों को हम अच्छे तरीके से ये अशुद्धियां भी करा देंगे। उसके बाद आपके सिलेबस में है लेखक और रचनाकार। 10 लेखकों को लिखाएंगे, उसी में से आपके पेट में सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, 10 लेखक में जैसे प्रेमचंद हुए, जैसे मेन प्रेमचंद हुए, दिनकर हुए, भारतेंद्र हरिश्चंद्र हुए। आधुनिक में जो होंगे मतलब वर्तमान प्रेजेंट में जो होंगे अच्छे लेखक, उनका नाम लिख दिया जाएगा। सारे लोग का लेखक और रचनाकार के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, अशुद्धियां भी हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा आप लोगों के लिए गद्यांश, अपठित गद्यांश। ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा और ये इंपॉर्टेंट भी होगा, आसान भी होगा, स्कोरिंग भी होगा। 10 नंबर आपको, 10 क्वेश्चन में 10 नंबर आपको देगा और फ्री में देगा, जिसमें आपको बस थोड़ी सी सतर्कता की जरूरत है पढ़ने में उसको। ठीक है, गद्यांश हम तो आपको काफी ज्यादा प्रैक्टिस करा देंगे यहाँ सन्यासी एकेडमी के माध्यम से, आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। अब
आप लोग को संधि पढ़ाना था मुझे पेट के लिए, संधि सिलेबस में है। संधि से स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को वर्णमाला पढ़ाते हैं, क्योंकि अगर आप लोग संधि डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं तो संधि आप सब लोग समझ नहीं पाएंगे। क्यों नहीं समझ पाएंगे? क्योंकि इसके पहले वर्ण के बारे में अगर आप लोगों को जानकारी नहीं है, हो तो और अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा इसके माध्यम से। अगर नहीं है तो आप लोग उसके बारे में थोड़ा सा विकाल तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आइए आप लोगों को वर्णमाला के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं, क्योंकि वर्णमाला से ही संधि आप लोग कर पाएंगे अच्छी तरीके से। नहीं तो अभी हस्व क्या होता है, धन आ, समझ में ही नहीं आएगा आप लोगों को। संधि तो पढ़ाने के लिए अभी हम स्टार्ट कर दें, पढ़ा दें आपके सिलेबस का, एक टॉपिक खत्म भी कर दें 2 घंटे में, क्या 1 घंटा लगेगा, अभी कर देंगे। चलिए आप लोगों को पहले हम वर्णमाला पढ़ाते हैं। वर्णमाला पढ़ाते हैं। वर्णमाला, वर्ण, वर्णमाला, ठीक है। वर्णमाला क्या होता है? वर्णमाला अल्फाबेट, अल्फाबेट, ठीक है, अल्फाबेट, वर्णमाला। वर्ण क्या होता है, माला क्या होती है? वर्णमाला में सबसे बड़ी चीज तो यही है कि वर्ण क्या होता है, माला क्या होती है। वर्ण और माला दोनों के बारे में जानकारी के लिए 1 मिनट, वाटर ब्रेक, पानी के लिए। वर्ण क्या होता है? वर्ण, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसका खंड न हो। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसका खंड न हो। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है, ध्वनि को कहा जाता है जिसका खंड न हो, जिसका खंड न हो। माला क्या होती है? माला, माला का जैसे फूलों को किसी धागे में पिरोया जाता है, उनको एक क्रम में लाया जाता है जिससे वो माला का रूप धारण कर लेती है। उसी तरह वर्णों को व्यवस्थित, जैसे वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। एक वर्णमाला में जैसे ऐसे इन सारों का स्थान निश्चित है ना, इन सारों को धागे के माध्यम से पिरो दिया जाता है, हो जाता है माला। ठीक है, उसी तरह वर्णों को व्यवस्थित तरीके से एक समूह में बनाना, वर्णों को एक व्यवस्थित तरीके से, समुचित तरीके से व्यवस्थित कर देना वर्णमाला कहलाती है। ठीक है, वर्णमाला, वर्णमाला तो हो गया। वर्णमाला में भी कई प्रकार होते हैं। आइए, वर्णमाला में कई प्रकार होते हैं, उसके बारे में आप लोगों को बताते हैं। जैसे इसको वर्णमाला को जानने से पहले आपको भाषा के बारे में जानना होगा। वर्णमाला, वर्णमाला, वर्णमाला जानने से पहले आपको भाषा जाननी पड़ेगी। जानने से पहले, वर्णमाला जानने से पहले आपको भाषा जाननी पड़ेगी। हिंदी भाषा की व्याकरणिक संरचना, ठीक है, हिंदी भाषा की व्याकरणिक संरचना में ध्वनि संरचना का आरंभिक बिंदु होता है। देखिए, वर्णमाला में व्याकरणिक संरचना, व्याकरणिक संरचना का आरंभिक बिंदु,
आरंभिक बिंदु बिंदु ध्वनि संरचना होती है, ध्वनि संरचना, ध्वनि संरचना, ठीक है। आरंभिक ध्वनि संरचना होती है। ध्वनि संरचना आरंभिक के आधार पर आप वांग्मय, वांग्मय, वांग में, ठीक है, वांग्मय साहित्य, साहित्य में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वांग्मय क्या होता है? साहित्य का निर्माण होता है वांग्मय से लेके, वांग्मय में साहित्य का निर्माण। अब ध्वनि संरचना, ये ध्वनि संरचना में, ध्वनि संरचना का क्या माध्यम होता है? ध्वनि संरचना में ध्वनि वागेंद्रियों, वागेंद्रियों मतलब जीभ से जो उच्चारण किया जाता है या बोला जाता है द्वारा व्यक्ति, वह रूप होता है, वागेंद्रियों का वह रूप होता है जो कर्णेंद्रियों, जो हमारी कर्णेंद्रियों को संपादित करता हो, जो हमारी कर्णेंद्रियों को संपादित करता हो, यही ध्वनि कर्णेंद्रियों को वागेंद्रियों, वागिंद्रियों, इंद्रियों, वागिंद्रियों, वागिंद्रियों से उच्चारित होता है और कर्णेंद्रियों, कर्णेंद्रियों संपादित होता है, कर्णेंद्रियों पर संपादित होता है, वागिंद्रियों से उच्चारित होता है और हमारी कर्णेंद्रियों पर संपादित होता है। इसको कर्णेंद्रियों तक संपादित होता है, यही ध्वनि, यही ध्वनि जो कर्णेंद्रियों तक संपादित होता है, यही ध्वनि जब दृश्य रूप में अंकित होता है, यही ध्वनि जब दृश्य रूप में अंकित होता है, दृश्य रूप में अंकित होता है, अंकित की जाती है, दृश्य रूप में अंकित होता है, तो उसे वर्ण कहलाता है, वही वर्ण कहलाता है, ठीक है, वर्ण कहलाता है, वही वर्ण कहलाता है। अब वर्ण आपको पहले ही हम बताए हैं, वर्ण क्या होता है? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड न हो, ठीक है, ये वर्ण होता है। भाषा, अब भाषा देखिए, भाषा क्या है? भाषा का मतलब अगर हम आरंभिक से देखें या पारंपरिक रूप से देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी कोई भाषा ही होगी। भाषा समाज का प्रतीक होता है, समाज है तो भाषा है, समाज विलुप्त, भाषा विलुप्त। सिंधु घाटी सभ्यता में त्रासदी के कारण भाषा विलुप्त हो गई क्योंकि समाज विलुप्त हो गया। अब भाषा का उद्भव या फिर विकास जो भी कह लें तो वैदिक से ही लिया जाता है, वैदिक में भाषा का उद्भव और विकास वैदिक से लिया जाता है। वैदिक, वैदिक में भी क्या होता है? वैदिक में तो एकाएक आ ही नहीं गए, इसका भी भाषा के लिए भी कुछ टाइम लगा होगा, धीरे धीरे भाषा बनती है, बनती होके विकास होता है, विकास होके आगे बढ़ती है। तो भाषा के लिए पहले आपका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। भाषा, भाषा संस्कृत के भाष धातु से बनी है, संस्कृत के भाष धातु से बनी है, भाष धातु से बनी है, जिसका अर्थ होता है बोलना, अर्थ है बोलना, ठीक है, संस्कृत भाष धातु है जिसका अर्थ होता है बोलना। अब संस्कृत, संस्कृत वैदिक से मानी जाती है, वैदिक से, वैदिक, वैदिक से संस्कृत मानी जाती है संस्कृत भाषा। अब वैदिक के बाद भाषा संस्कृत से रूपांतरित होती है वैदिक, लौकिक, लौकिक से आगे बढ़ते हुए ये चली जाती है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, अवहट्ट, अवहट्ट के बाद अरबों का आक्रमण हो जाता है। देखिए क्या होता है, भाषा
वैदिक से स्टार्ट होती है, वैदिक के बाद लौकिक पे चली जाती है, लौकिक के बाद फिर पाली आ जाता है। वैदिक ये क्रम धीरे धीरे बढ़ता रहता है। पाली जब आती है तो पाली और प्राकृत का बहुत बृहत रूपों में पूरे विश्व में कह लीजिए सबसे ज्यादा बोली जाने वाली प्राकृतिक भाषा है, जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए। वैसे तो मंडारिन ही है, लेकिन उस टाइम प्राकृतिक में वैदिक में सबसे ज्यादा बृहत रूप में मतलब बोली जाने वाली प्राकृत भाषा ही थी, क्योंकि बौद्ध 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 में गौतम बुद्ध इसी पाली का प्राकृत वंश दोनों का प्रयोग होता था। पाली काफी चर्चित हो गई थी आगे चल के, और उससे ज्यादा चर्चित प्राकृत हो गई। प्राकृत का प्रयोग आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता बढ़ते अपभ्रंश में हुआ, उसका अपघटन होते हुए मतलब बोलचाल भाषा को मतलब लोक भाषा के रूप में धीरे धीरे उसका अपभ्रंशकरण होता रहा, आवहट का प्रयोग होता रहा। आवहट का प्रयोग होते होते अरबों का आक्रमण हो गया। अब अरबों का आक्रमण जब हुआ तब इस आवहट का रूपांतरण हिंदी, हिंदू, हिंदवी, हिंदवी, हिंदू, हिंदी, हिंदी, हिंदू, हिंदू, हिंदवी में प्रयोग होने लगा। 13वीं शताब्दी के ईसा पूर्व 11 से 13वीं शताब्दी में ये सारे चीजों का प्रयोग होता रहा। आगे जब ये सारी चीजें आगे बढ़ती गई, जब ब्रिटिश व्यापारी कंपनियां आने चालू हुई, तो अब व्यापार करने के लिए लोक भाषा की जरूरत होती है। लोक भाषा में ही व्यापार को समृद्ध किया जा सकता है, क्योंकि आम लोगों की बोलचाल भाषा का प्रयोग अगर व्यापार में होता है तो उससे समृद्धि देश की भी होती है और जो व्यापार करता है व्यापारियों की भी होती है। इसलिए लोकल लैंग्वेज या फिर लोक भाषा का प्रयोग होने लगा। लोक भाषा में उन्होंने हिंदी को चुना, कहीं कहीं हिंदी का भी प्रयोग होता रहा, क्योंकि ये सारी चीजें फारसी से आती थी। फारसी से प्रयोग होना चालू हो गया था फारसी का। उस टाइम इस टाइम भी ये नहीं था अंग्रेजों के काल में फारसी खत्म हो गई थी लेकिन थोड़ी सी कम मात्रा में चल रही थी। उसके बाद इंग्लिश और फारसी दोनों का मिक्स चालू हो गया उसी को जी। अब आगे क्या है, प्रयोग करते हैं। एक मिनट सर, आज्ञा कहते हैं, आज्ञा जी कहते हैं। अच्छा वो भाषा करते हैं, एक मिनट रुकिए, भाषा हाँ भाषा। आज्ञा क्या कहते हैं, आज्ञा जी कहते हैं कि हम उतना ही सोच सकते हैं, हम उतना ही सोच सकते हैं जितना सोचने की सामर्थ्य हमें भाषा देती है। आज्ञा का कथन है, आज्ञा जी का कथन है, आज्ञा जी का कथन है कि हम उतना ही सोच सकते हैं जितना भाषा सोचने की का सामर्थ्य हमें देती है। इसके पहले भारतेंदु ने भाषा के बारे में कहा है, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को गुण। जो व्यक्ति अपने निज भाषा, अपनी निज निज मतलब अपनी अपनी लोकल या अपने कह लीजिए बोलचाल की भाषा को समृद्ध नहीं करता है, वो उसका अवनति हो जाता है। अवनति मतलब वो देश कभी भी उन्नत नहीं कर सकता। जो जो देश अपने निज भाषा का उन्नत करता है उसका उस देश की समृद्धि, व्यक्ति की समृद्धि, उसकी अलग पहचान, उसकी अस्मिता सारे हमेशा उन्नति के मार्ग पे होते हैं। ये होता है। अब इस क्रम में आगे बढ़ते हुए, भाषा के क्रम में आगे बढ़ते हुए भाषा के बारे में आपको बताते, ये सारी तो भाषा के ऐतिहासिक पक्ष हुए वर्तमान तक का। अब भाषा की बात, भाषा की सार्थक इकाई वाक्य होती है। भाषा की सार्थक इकाई, सार्थक इकाई
सार्थक इकाई वाक्य वाक्य होती है। अब देखिए, भाषा की सार्थक इकाई वाक्य होती है। अब वाक्य की सार्थक और छोटी इकाई उपवाक्य होती है। उपवाक्य का सार्थक और छोटी इकाई पदबंध होती है। पदबंध की सार्थक और छोटी इकाई पद होती है। पद या शब्द। पद और शब्द, पद आबलिक शब्द की सार्थक और छोटी इकाई अक्षर होती है। अक्षर और अक्षर की शाब्दिक और छोटी इकाई, अक्षर की शाब्दिक, अक्षर की शाब्दिक और छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। वर्ण आबलिक ध्वनि। वर्ण आपको पहले बता दिया गया है, अक्षर भी बता दिया गया है, शब्द, वाक्य, वाक्य। अब देखिए, यहाँ से आगे बढ़ते हुए अब हम लोग वर्णमाला के वर्गीकरण पे आते हैं, क्योंकि आज इंट्रो का क्लास है। इंट्रो के क्लास में एक इंट्रो के क्लास में आप लोग को देखिए, इसका भी वर्गीकरण हो जाएगा। एक ये स्वर हो जाएगा, स्वर, और दूसरा व्यंजन। स्वर में भी ह्रस्व या मूल स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। ह्रस्व या मूल स्वर ई, उ और री, ये चार मूल ह्रस्व या मूल स्वर होते हैं। दीर्घ के लिए इनका गुणा 2 कर दो, अ प्लस अ, आ दीर्घ हो गया। इसे इनके उच्चारण में अधिक ध्वनियां लगती हूँ, क्योंकि आ ऐसे ही गुणे 2 करते रहो, ई गुणे 2, उ गुणे 2। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास यहीं पे संपन्न की जाती है। आगे कल आपको संधि से स्टार्ट करेंगे। अभी ये तो इंट्रो क्लास था। इंट्रो क्लास में आप लोगों को थोड़ा वर्णमाला के विषय में कल भी बता देंगे डिटेल से। 5 मिनट में आपको डिटेल्स कर देने के बाद उसके बाद फिर आगे हम संधि पढ़ाएंगे कल। ठीक है, धन्यवाद।